टू द वंडरफुल साइंस चैनल, जो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो भी इंडिया के बेस्ट एग्जाम्स होंगे जिसमें साइंस का सिलेबस ज़्यादा होगा उनको कवर करते हुए ये सीरीज आप लोगों के लिए और ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हम हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वो एग्जाम चल रहा होगा या उससे पहले, आपको पूरी अपडेट करनी है ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई डिलेमा या कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारी सीरीज की थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है, जहाँ पे आपको मैं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस बताने लग रही हूँ। आगे यानी कि कल के सेशन में आपके सामने एक पूरा क्लास आने वाला है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि पिछले, अगर हम 2018 से बात करें, इनफैक्ट 2017 से 2017 से लेके अगर मैं 2025 तक की बात करूं तो कौन से ऐसे साइंस के क्वेश्चन हैं जो एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी में मिला के साइंस के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए कल आने वाला है। स्टे ट्यून टू दिस चैनल। नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको इसी चैनल पे दिखूंगी साइंस के टॉपिक, साइंस के वीडियो, साइंस की थ्योरी, साइंस के क्वेश्चन और साइंस की और एग्जाम्स की अपडेट लेके आते हुए। ठीक है, सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम आ रहा है उसी के पैटर्न पे ये सेशन बनाया गया है, सेम टू सेम। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन कोट नहीं करूंगी, लेकिन वैसा ही सेट ऑफ पेपर मैंने बनाया। तो जो भी मैं आपको समझाऊं या बताऊं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि उसी जैसी चीजें आपके एग्जाम में रिपीट कर सकती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। When ethanoic acid is treated with NaHCO3, now इथेनोइक एसिड आपको पता होना चाहिए, जब हम ओइक लिखते हैं तो हम COOH की बात करते हैं, और जब हम इथेनोइक लिखते हैं तो CH3COH हो गया। NaHCO3 क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि खाना सोडा। तो जब बेकिंग सोडा, ठीक है, जब बेकिंग सोडा को हम एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं, जब हम बेकिंग सोडा को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो पहले तो ये एक्वस सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट का जो रिलीज होगा यहाँ पे, यानी कि इसमें से आपका Na2CO3 और साथ में यहाँ पे जो गैस इवॉल्व होगी वो CO2 रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? CO2। तो यहाँ पे CO2 करके आंसर आपको याद रखना है। गैस इवॉल्व की बात हो रही है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये आपके पास ऑप्शन है। तो अब से याद रखिए, जब भी हम एसिटिक एसिड को, ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होगा। CH3COCH3, ठीक है, इसको मैं कैसे पढ़ सकती हूँ इसको समझना। CH3 को अगर मैं R मानूं तो ये C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया और ये R हो गया। तो जिन्होंने केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर ली है वो ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये क्या लिखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का नाम है, यानी कि इस तरीके से अगर मैं केमिस्ट्री में एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो वो किस फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा, तो कीटोन करके याद रखिए। कीटोन, अल्डिहाइड होता तो CHO लगाना होता, एल्कोहल होता तो सफिक्स में OH आता, कार्बोक्सिलिक होता तो सफिक्स में COH आता। अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड O है तो आपके पास कीटोन्स की बात हो रही है, यानी कि कीटोन रिप्रेजेंट किए जाते हैं C डबल बॉन्ड O से। ठीक है, और इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, यानी कि मैं इस कंपाउंड का नाम दूंगी, तो यहाँ पे C और C 3 कार्बन है तो ये प्रो हो गया, यानी कि 3 कार्बन की बात हो रही है। और क्योंकि कीटोन है तो कीटोन के आगे प्रोप पे नॉन लगेगा, नॉन। ठीक है, कीटोन के लिए हम ऑन लगाते हैं ONE, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन। ठीक है, तो जैसे ये है ना उसी तरीके से ऑन लग गया। तो ये क्या है? कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ आयंस? कार्बन के निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? व्हाट इज एक्चुअली आयन? इज आयन क्या होता है? जब मेरे पास धन आयन या ऋण आयन होंगे, यानी कि किसी भी कंपाउंड को मैं पॉजिटिव या नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मैं बोलूंगी कि भाई ये तो कैटायन है ना, या फिर ये एनायन है ना, ऋणायन या धनायन। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता प्लस या माइनस? अब इसका कॉन्सेप्ट समझना, बेस समझना। किसी भी चीज को हम आयन से तब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जब उसकी बैलेंसी पूरी होगी, यानी कि अगर किसी कंपाउंड में सारे जो उसके एलिमेंट अटैच हैं उनकी अगर बैलेंसी पूरी है तो वो प्लस या माइनस शो ही नहीं करेगा, क्योंकि ना तो उसे इलेक्ट्रॉन लेना है ना ही देना है। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस्ड कंपाउंड देखना पड़ेगा जो कि जिसकी वैलेंसी पूरी हो रही है।
जब हम CHCl3 की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है क्लोरोफॉर्म को, ये स्टेबल कंपाउंड है, तो ये यहाँ पे CHCl3 करके याद रखे। जबकि Na+HCO3 माइनस, Ca2+C कार्बन माइनस, और CaCO3 जो है वो Ca+ और CO3 माइनस में डिवाइड हो सकता है। जबकि CHCl3 में आप आयंस के फॉर्मेट में उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा जो कि बना देगा फिर CCl4, जो कि होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इसीलिए CH इस क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको एक ऐसा कंपाउंड देखना है जो इतना बैलेंस है कि अगर उसके अंदर से कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट निकल के जाता है तो भी वो एक स्टेबल कंपाउंड में ही कन्वर्ट होगा, तब वो आयन किसी भी तरीके से नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन अब तक की सारी शिफ्ट में ग्रुप डी में पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन इज चेन, लंबी जो चेन होती है कार्बन की उसको बोला जा रहा है, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन है, अगर उसकी कंप्लीट दहन होगा, पूर्ण तरीके से उसे जलाया जाएगा, तो उसमें से क्या निकलेगा। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, हाइड्रोकार्बन के चेन्स ही तो है ना। अगर आप उनको पूर्णतः रूप से चलाते हो, इसके एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे तो आंसर भी समझ आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन जो है वो हमेशा जल के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करते हैं, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, वाटर वेपर्स, तो CO2+H2O। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल ऑलवेज गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता। सेल और उससे रिलेटेड सेल ऑर्गेनल्स बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर अभी तक भी नहीं किया है और आगे एग्जाम है तो अब कर लीजिए। सेल वाले चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है। सेल ऑर्गेनल ऐसा कौन सा है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस तो रखता ही डीएनए, न्यूक्लियस का काम ही डीएनए को स्टोर करना या डीएनए को पैक करना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम। इसीलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल के नाम से जाना भी जाता है, यानी कि स्वायत्त अंग इनको कहा जाता है, स्वायत्त कोशिकांग इनको कहा जाता है। लाइसोसोम करके याद रखिए, लाइसोसोम जिसमें 45 हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वो अंदर से खाली होता है। इट्स लाइक अ डस्ट बीन, ये बोरा होता है जिसमें सेल अपनी गंदगी भरता है, और ये लाइसोसोम जो है वो डिकम्पोजर का काम करता है, कन्वर्टर का काम करता है, और जितना भी गंदगी है उसको साफ करता है। तो लाइसोसोम करके याद रखिए, लाइसोसोम। क्रिस्टन डी ड्यूक 1955 सुसाइडल बैग इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फॉस्फोलिपिड को बनाने में काम करता है। अब ये क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ईआर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले तो ये देखो कि ये दोनों ऑप्शन से ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ऑप्शन है, यानी कि आंसर इनमें से ही एक है। फॉस्फोलिपिड बनाने हैं किसी भी तरीके से, ग्लूकोज का निर्माण करना है, ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण करना है, या सेल के लिए प्रोटीन बनाना है, ये तीन चीजें बनती हैं सेल के अंदर। इसको हम सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का नाम देते हैं। तो जो ग्लूकोज या स्टार्च होता है ये बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, और अगर प्रोटीन आपसे इसी क्वेश्चन में फॉस्फोलिपिड की जगह प्रोटीन होता ना तो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता, ठीक है। रफ जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं वो बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन सेल की सारी जरूरतों के लिए जरूरी होता है, एक्सप्रेशंस के लिए जरूरी होता है, और सेल को काम करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट इंसुलिन? इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था पिछली एक सेशन में, सारे सेशन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जहां पे हमने ये लिखा था कि जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल है या किस चीज की वजह से डायबिटीज का प्रॉब्लम आता है, कौन से सेल जब खराब हो जाते हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है और डायबिटीज हो जाती है। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है ना वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारी पैनक्रियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, अग्नाशय में पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है अल्फा सेल और एक होता है बीटा सेल, राइट, अल्फा एंड बीटा। इसमें से जो बीटा कोशिकाएं होती है ना
ये बीटा कोशिकाएं जरूरी हैं इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए। अल्फा सेल्स इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्फा सेल जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये ग्लूकागन प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसुलिन कब बीटा सेल सिक्रीट करेंगे, जब हमारे शुगर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ग्लूकोज बढ़ गया है शरीर में खून के अंदर तो हमारी पैंक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करेंगे। जैसे ही शरीर में इंसुलिन दौड़ेगा जो ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। वो क्या करता है कि सारे ग्लूकोज को लिवर में ले जाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस सारे को लिवर में ले जाता है। इसका अपोजिट अल्फा सेल करती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज कम है, मान लीजिए कि हमने नहीं खाया बहुत टाइम से ग्लूकोज, तो हमारे अल्फा सेल्स रिलीज होंगे। अल्फा सेल्स ग्लूकोजन रिलीज करते हैं जो कि लिवर या हमारे शरीर के बाकी किसी अंग में ग्लूकोज अगर बसा हुआ है, रखा हुआ है, तो उसको शरीर में खून में लेके आता है। फास्टिंग एक तरीका है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोगों ने सुना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीका है जिससे हम शरीर का वजन कम कर सकते हैं और शरीर को स्वच्छ और साफ भी कर सकते हैं। ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब आप खाना 16 घंटे तक नहीं खाओगे, 16 घंटे, 8 घंटे, 32 घंटे, 36 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपने खाना 16 घंटे के लिए नहीं खाया, तो उन 16 घंटे में शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज से मिलेगी, एटीपी ग्लूकोज से मिलेगा। तो वो ग्लूकोज को अल्फा सेल की मदद से बाहर निकालते हैं। इस तरीके से शरीर में जमा हुआ ग्लूकोज जो है वो शरीर से बाहर निकलता है ना। उसके लिए स्टार्वेशन या जो हमारे बाकी का बॉडी पार्ट है वो काम करता है और इसी से हमारे शरीर का फैट जो है वो रिड्यूस होता है। ये हमारे पैनक्रियाज हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें पैनक्रियाटिक आइलैंड्स होते हैं, आइलेट्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ पैनक्रियाज कहा जाता है, जिनमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल और गामा एप्सिलॉन सेल्स होते हैं, जिनको ग्रेलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल इन सेल इज वन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती, कोशिकांग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है राइबोसोम। हमारे एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हमारे पास पेरोक्सिसोम्स होते हैं, है ना। इन सब में सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनल है वो क्या है, राइबोसोम है। सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो न्यूक्लियस करके याद रखिएगा। और राइबोसोम से अगर राइबोसोम का आपसे साइज पूछा जाए तो 20 नैनोमीटर याद रखिए। 20 नैनोमीटर का होता है। 1953 में जी पैलेड के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। कई कई जगह 1955 भी लिखा होता है। जी पैलेड ने इसको डिस्कवर किया था। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। शरीर की ये प्रोटीन कोशिकाएं हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया। आरईआर जो होता है उसके ऊपर ये चुटकी होती हैं और शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो राइबोसोम, जो आपको ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उस पर ध्यान से देखिए, छोटे छोटे गोले जैसे आपको नजर आ रहे हैं ब्राउन कलर के, ये राइबोसोम है। ठीक है, ये हमेशा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको नहीं मिलेंगे, आरईआर पे मिलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां से प्रोटीन की निर्माण हो रही है। द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रोंकाई और ट्रैकिया। हमारी जो ब्रोंकाई और ट्रैकिया होता है जो हमारे लंग्स के लिए जा रहा है, वो किस टिश्यू से बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल। सबसे पहले कॉल्यूमिनर मतलब स्तंभाकार, ऐसे लंबे सेल्स होते हैं ये, और इनके ऊपर होता है इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम सीलिया बोलते हैं। सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो वो आपके लंग्स में प्रॉपर जाए, तो ऐसे सीलिया होती है जो ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल यहाँ पे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस ऊतक में सबसे बड़ी अंतरकोशिकीय स्थान है। तो ये तो एक तो टिश्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, यानी कि ये प्लांट टिश्यू का एग्जांपल है। उसमें भी ये तीन जो है वो आपके सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, एसपीटी जिन्हें कहा जाता है, वो है। इसमें भी याद रखिए कि जो पैरेन्काइमा होता है उसमें गैप्स पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल भी गैप नहीं पाया जाता, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और कॉलनकाइमा में बहुत ही कम गैप होता है। ठीक है, गैप मतलब सेल्यूलोज की बात हो रही है, जो सेल्यूलोज इनको यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा पौधे में पाए जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू है। कल के सेशन में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, उसमें जो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं
वो क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करने का काम करते हैं, जिसकी मदद से होती है फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन है अभी ग्रुप डी में पूछा हुआ, अभी 2 दिन पहले जो पेपर हुआ है। तो पैरेन्काइमेटस सेल याद रखिए, ये हमारे प्लांट्स में पैकेजिंग का काम करते हैं। किसी भी चीज को संभाल के रखना हो तो स्टोरेज का काम भी किया जाता है इन्हीं के द्वारा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, कभी भी जी की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती किस चीज पे, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग बिलो, यानी कि कोई भी वस्तु इररिस्पेक्ट ऑफ एनी मास, किसी भी द्रव्यमान की कोई भी चीज नीचे गिरेगी तो उसके द्रव्यमान की वजह से वो नीचे नहीं आ रही है, वो उसके पास कैपिटल जी और जो जिस प्लैनेट पे वो गिर रहा है उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.5 किलोहर्ट्ज, तो इसमें आपको वेवलेंथ 0.1 मीटर दिया है, तो इसमें टाइम बताना है आपको कितना लगेगा 700 मीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि आपको n यानी कि किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, किलो हर्ट्ज में कभी भी वैल्यू को नहीं लेना है, किलो हर्ट्ज में है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आएगा ये 3500 हर्ट्ज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है। उसके अलावा लैम्डा जो दिया हुआ है, वेवलेंथ जो दी है वो 0.1 मीटर की दी हुई है। हमको पता है कि हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का होता है, यानी कि टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 700, स्पीड कितनी हमको दी हुई है यहाँ पे 3500 इंटू 0.1, हमने यहाँ पे c इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा वाला फॉर्मूला भी लगा दिया है, यानी कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ पे ये आ गया, तो 700 अपॉन में 0.1 से 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 350, काटेंगे इसको तो 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 सेकेंड आंसर है। नहीं क्वेश्चन समझ आया पॉज करिए, दोबारा देखिए, यहाँ पे 2 फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, एक सिंपल आपका ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और दूसरा हमारा जो है वो स्पीड का फॉर्मूला यूज हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, यही दोनों फॉर्मूले हमने यूज करे। ठीक है, आंसर 2.0 सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अपॉन बाय डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का आपको ये वाला चार्ट पूरा लर्न करना है, इसको लर्न कर लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा लर्न कर लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी 10th क्लास की किताब के अंदर ये चार्ट बना हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। हर चीज की जो स्पीड है साउंड की वो 25 डिग्री पे अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के अंदर जब ध्वनि प्रवेश करती है या ट्रैवल करती है तो उसका 6420 मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन वाटर द स्पीड ऑफ साउंड इज 1531। ठीक है, इथेनॉल में स्पीड ऑफ साउंड इज 1200 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं हम किलोमीटर में बात ही नहीं करते हैं, हम मीटर पर सेकेंड में बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, वाटर और इथेनॉल 2 चीजें दी हुई हैं। वाटर जो है वो कितना है यहाँ पे 1531। ठीक है, 1531 दिया हुआ है। इथेनॉल कितना है 1207 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना उसकी वजह से गलत हो गया है और एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1207 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों में से ए ठीक है, बी गलत है, ओनली ए इज करेक्ट, बी जो है वो गलत है ना। तो ये वाला आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैं इस वाली वीडियो को इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम खत्म होने तक आपके किसी ना किसी शिफ्ट में हर दिन या आप मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। इसमें चेंज होंगे बहुत सारे, मतलब कुछ भी पूछा जाएगा। आप ये टेबल पूरी लर्न कर लीजिए। इस टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी आना है, इसको एकदम शॉर्ट होके मार्क कर लीजिए। ठीक है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड पढ़े हैं क्या कहीं आप लोग, टार्टरिक एसिड पढ़ा है किसी ने, टार्टरिक एसिड जो है ये क्या होती है, ये आपकी खट्टी चीजों में पाई जाती है, जैसे कि इमली होती है या टाटरी होती है। इसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं C4H6O6। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाना सोडा है NaHCO3। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाना सोडा को टार्टरिक एसिड के साथ मिला देते हैं तब ये बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा जो है वो अलग होता है, दोनों चीजें ये बिल्कुल आपकी अलग हैं। ड्यूरिंग लाइम स्प्रिंग CaOH twice react slowly with CO2 in the air।
so that wall to form a thin layer around. तो लाइम स्प्रेइंग होती है, यानी कि CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप CO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये CaCO3 बनेगा, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, या इसको हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्लियर ये ऑप्शन लिखा हुआ है कि जब भी हम लेड नाइट्रेट PbNO3 को के दानों को अगर हम बर्न करेंगे तेजी से तो ब्राउन रेजिड्यू बच जाएगा और फ्यूम जो है उड़ जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी थॉरली पढ़ लीजिए। Which of the following is used in the preparation of dynamite? डायनामाइट बनाने के लिए क्या यूज होता है? नाइट्रोग्लिसरॉल। अभी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, क्या यूज हुआ था? उसमें अमोनियम नाइट्रेट को यूज किया गया था। RDX अलग मिला था 3000 किलो, लेकिन जो गाड़ियों में रखा गया था वो था अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। White dry slaked lime is chlorinated. When dry slaked lime is chlorinated, the main product are, ठीक है, मेन प्रोडक्ट कौन सा यहाँ पे निकलता है? तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड करके याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, ये है आपका स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। जब ड्राई स्लेक्ड लाइम को आपने क्लोरीन पास किया तो ये क्या बन गया? CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फॉर्मूले से याद रखना है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो विटामिन B9 करके याद रखिए। B12 की कमी से क्या होता है? पर्नीशियस अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है। B6 की वजह से होती है सिंपल अनीमिया, अरक्तता। B9 की वजह से होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जहां पे मेगालोब्लास्टिक जो आरबीसीज होते हैं वो बड़े होके फट जाते हैं, ठीक है। और पर्नीशियस अनीमिया थोड़ा थोड़ा सिकल सेल अनीमिया जैसा होता है। B12 से होने वाला पर्नीशियस अनीमिया फेटल होता है, यानी कि ये डेथ भी कॉज कर सकता है। द एरिया ऑफ रेटिना वेयर द विजन इज हाईएस्ट, रेटिना का वह क्षेत्र जहां पे दृष्टि सबसे अधिक होती है, तो हमारी रेटिना दृष्टि पटल कहलाती है। जब भी हम कुछ देखते हैं रेटिना पे इमेज बन रही होती है, अभी आपकी इमेज रेटिना पे बन रही है, उल्टी बन रही है, छोटी बन रही है, और जो इमेज है ना वो सबसे शार्प, सबसे बढ़िया और हाईएस्ट विजन जो शो होता है वो होता है फोबिया पे, ठीक है, फोबिया, जिसको हम फोबिया सेंट्रालिस के नाम से जानते हैं। आई होप चीजें क्लियर हैं, समझ आ गई हैं। पर डे हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 20 मिनट की क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन आपके लिए अगले दिन के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको जरूर से आपको देखना है। और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कीप राइटिंग इट, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वो टॉपिक कराने की पूरी आपके अगले 2 दिन के अंदर, फिर वो टॉपिक आपका 1 दिन के अंदर कराया जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम पूछता है। थैंक यू सो मच।